स्टार्ट। देखिए आज क्या करना है। आज का टॉपिक है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो देखिए बुक के अकॉर्डिंग है ना, ये बुक के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा है। पहला है यूनानी रोमन लेखक, दूसरे है चीनी लेखक, तीसरे है अरबी लेखक, चौथे है अन्य लेखक। ठीक है ना, यानी कि जो जो चार लेखक है उसी के बारे में डिस्कस करें। तो पहला कौन सा है? यूनानी रोमन लेखक। तो ये पहला कौन है लेखक? पहला है टेरियस। टेरियस क्या था कि टेरियस यह ईरान का राजवैद था ना। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा कौन सा है? हेरोडोटस। इसका नाम आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि इस इतिहास का पिता कहा जाता है ना, क्योंकि जो इतिहास को प्रॉपर लिखने का जो श्रेय जाता है वो हेरोडोटस को जाता है। ठीक है ना, जैसे इतिहास का पिता भी हम कहते हैं। इसने अपनी बुक हिस्टोरिका में पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व भारत फारस को पहले, यानी कि जो ईरान को पहले फारस कहते थे है ना, के संबंध में वर्णन किया है, परंतु विवरण भी अनुश्रुति एवं अफवाहों पर आधारित है। ठीक है, अगला कौन सा है? फिर इसी में एक और है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेस्क्रिटस तथा ऑस्टिलोबुलस की विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। हाँ ओके, एक मिनट। चलो ठीक है। अगला क्या था? अगला है आपका मेगास्थनीज। हाँ, ये सेल्यूलस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है ना। इसकी एक पुस्तक है इंडिका। ये मौर्य यूनियन समाज के संस्कृत विषय में लिखा है। और ये पता है क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, मैग्नेस्थी ने कौन सी किताब लिखी। जी हाँ, बिल्कुल इसका क्वेश्चन जरूर आता है। और किसके बारे में लिखी और किसके कार्यकाल में आया था। तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। ठीक है ना। अगला है आपका डाइमेकस। ये सीनियर नरेश अग्नियोसक का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में भारत आया था ना। बस आपको बस इतना याद रखना है कि और इसका संबंध मौर्य युग का से है। और ये कब आया था? ये बिंदुसार के समय में भारत आया था। ठीक है। इसके बाद में छठवा लेखक फिर ये डायोनी। ठीक है, डायोनिसिस। ये मिस्र नरेश टालमी पीडरेलस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में भारत आया था है ना। उसके अंदर टॉलमी, ये आपने सुना होगा। इससे भारत का भूगोल नामक किताब की संरचना इसी ने करी थी। ठीक है। फिर है प्लिनी। इसमें प्रथम शताब्दी के नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है। फिर ये है पेरिपल्स प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है। इस पुस्तक के लेखन के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखन करीब 80 ईस्वी में हिंदी महासागर की यात्रा में आया था। उस समय भारत में बांग्लादेश बंदरगाहों के तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। मतलब वो जो भारत के जितने भी बंदरगाह है, बंदरगाह से रिलेटेड जितनी भी आपको जो मिलती है वो ये जो इसकी किताब है उसमें मिलती है। और लिखी थी पेलिपस ऑफ द इथेरियन सी के बारे में जो लिखी है। अब इसके बाद में हमारा बी नंबर था चीनी लेखक, जो हमारा पहला लेखक था। पहले कौन कौन से लेखक थे? पहले थे हमारे यूनानी और रोमन लेखक, ये हमारे खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद में हमारा बी है चीनी लेखक। तो चीनी लेखक में पहला आपका फाइयान भी कहते हैं, फोयान भी कहते हैं कई बार। और देखिए ये क्या चीनी यात्री था। और ये चंद्रगुप्त नरेश है ना, नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिए क्योंकि दो चंद्रगुप्त थे। तो ये जो द्वितीय थे चंद्रगुप्त, उनके समय में भारत आया था। ठीक है ना। और इसके बाद अगला हमारा जो था वो तो संयुगम है ना। और ठीक है ना, संयुग्मन। ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये कब आया था? 1518 में भारत आया था है ना। और ये 3 वर्षों की यात्रा पे बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्र की थी इसने। ठीक है ना। उसके में आपका है हैंसोंग। आगे क्या ये बताइए? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसोंग ने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरा। 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार के में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम की प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों के विवरण मिलते हैं। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध राजा
क्षुद्र था। फिर हैंगसॉन्ग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया। ये पहला ऐसा था कि जो ऐसे भगवानों को मानता था, ठीक है ना। उसके बाद में एक चीज और लिखी नोट में, शायद बुक में है आपके, नोट लिखा हाँ है। नोट लिखा है। देखिए हैंगसॉन्ग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय, अब नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है जिसको जला दिया गया था, कि कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, है ना। और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा आपका? नालंदा, भारत का नालंदा, जो फिलहाल बिहार के था, जो तो जल चुका है, लेकिन उसके तो अवशेष अभी भी मिलते हैं। अब आता है हमारा इत सिंह, है ना। हमारा जो चौथा वो था लेखक, चीनी वैज्ञानिक जो आया था, सॉरी चीनी लेखक। तो देखिए ये 7वीं सदी के अंत, यानी कि जब 8वीं सदी शुरू होने वाली थी और 7वीं सदी खत्म हो रही थी, उस टाइम पे आया था, ठीक है ना। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशील तथा अपने समय के भारत के में का वर्णन मिलता है ना। मतलब मेन 2 चीजों का इन्हें वर्णन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशील। और ये चीज जानते हैं कि नालंदा सबसे पुराना विश्वविद्यालय भारत का, है ना। ठीक है, उसके बाद में अरबी लेखक, इसमें आया था अपना अल बरूनी। यह मशहूर गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी हुई इसकी एक कृति किताब उल हिंद, यह तखिए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्पण, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमियाई रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियां, पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर असली अध्ययनों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। सेकंड हमारा जो अरबी लेखक थे वो था इब्न बतूता, आपने सुना होगा इब्न बतूता, ठीक है ना। देखिए इसके बारे में ये अरबी लेखक में लिखा गया है कि ये अपनी यात्रा वृत्तांत के लिए रहला कहा जाता है ना। कौन सी भाषा देखिए अपन कहा थे, अपन थे इब्न बतूता। देखिए इन्हें इसे यात्रा वृत्तांत के क्या कहा, इन्हें रहला कहा। ये भी क्वेश्चन होता है कि इब्न बतूता ने क्या कहा, तो कहा रहला कहा, ठीक है ना। उसके बाद में सन 1333 में भारत पहुंचने पर इसकी विद्वता, है ना, सॉरी क्या लिखा है, विद्वता, है ना, विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश भी नियुक्त किया। तो क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली का जो क्या था, दिल्ली का न्यायाधीश या काजी किसे नियुक्त किया गया और किसके द्वारा किया गया था, वो तो इब्न बतूता को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ये था मोहम्मद बिन सुल्तान, ठीक है ना। उसके बाद में अब आते हैं हमारे लास्ट अगल, यानी कि अन्य लेखक, जो मतलब ऐसे पता नहीं थे कि किस दिशा से या कहाँ से है, तो उसके बाद चलिए बताइए सर। चलो, इसमें जो पहला आता है अपना तारानाथ, ठीक है, तारानाथ, ये एक तिब्बत लेखक था। इसे कम्यूर और तन्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। सेकंड, फिर अपना सेकंड जो आता है मार्को पोलो, ठीक है। ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन में के लिए उपयोगी होता है। अब अपन सर कुछ इसमें कुछ जानकारी और भी मिलती है, पुरातत्व संबंधित लक्ष्य जो अपने साक्ष्य, उसके बारे में अपन को अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये भी पढ़ना जरूरी, क्योंकि अगर आप लूसेंट से जो भी चीजें होती है, या फिर आप अगर इतिहास पढ़ते तो ये सब चीजें पढ़ना जरूरी होता है। फिलहाल हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो पूरा सर कौन सा है, हमारा प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। जो सर पुरातात्विक संबंधित कुछ साक्ष्य है, उनमें ये कहा गया है कि 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बोगाज कोई, जो एशियाई माइन से वेदी देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नातस्य से मिलते जुलते। मतलब ये ऐसा था कि इनका कहना है कि जो हिंदुस्तान में जो 3 देवता है, कौन कौन से आपके, अरुण, इंद्र और नाथ से, है ना, इनके जो एशिया के कुछ देवता है उनसे लगभग मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में एक क्वेश्चन और था, आपने लिखा नहीं है, जैसे कि देखिए जो भारतीय पुरातत्व का पितामह है वो सर अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहा जाता है ना, जिसे आप फादर ऑफ द आर्कियोलॉजी कहते हैं। जहाँ है ना आर्कियोलॉजी, आपने सुना होगा कि भाई कई पुरानी सभ्यता की खोज करी तो आर्कियोलॉजी होता है, तो उनका पिता कहा जाता है किसको, सर अलेक्जेंडर कर्निंघम को, ठीक है सर। अगला पॉइंट सर, इसमें कुछ लिखा है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत
हेलियोडोरस, ठीक है। हेलियोडोरस के वेस नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है। अब अगर आप जैसे कि मध्य प्रदेश के रहने वाले अगर विदिशा गए तो विदिशा का जो पुराना नाम था वो क्या था, वेस नगर, ठीक है ना। और वहाँ पे एक स्तंभ है जिसे गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो विष्णु भगवान है, जो उनका अवतार है गरुड़, है ना, जिसपे वो सवारी या जो वाहन उनका जो होता है, तो उसके आकार की स्तंभ बनाए थे, उसे गरुड़ स्तंभ के नाम से पहचाना है, तो जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है सर। अगला फिर इसके बाद सर्वप्रथम भारतीय वर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से भी मिलता है। ठीक है। सर्वप्रथम दुर्भिद का जानकारी देने वाला अभिलेख शोगोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुम आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है, और इसके शासक कौन थे? भानुगुप्त से प्राप्त होती है। ठीक है। और सर आपने एक चीज, अगला एक पॉइंट और है जिसमें सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर ही लिखा गया है। यानी कि जितने भी आप सातवाहन राजा अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा कि उसका जितना भी पूरा इतिहास है वो आपको कहाँ मिलेगा? अभिलेखों के माध्यम के आधार पर। उनको और कोई जानकारी नहीं है, जो अभिलेख में लिखा है उसे हम साक्ष्य मानते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है सर? फिर रेशम बुनकर, ठीक है, की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर के अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है। फिर कश्मीरी पाषाणिक पूरा स्थल बुर्जहोम से गतावास के साक्ष्य मिले। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती है। ठीक है। फिर प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशापर्ण कहा जाता है। काशापर्ण। सर ये क्वेश्चन बताइए, पिछले बार एसएससी को कोई एग्जाम था तो इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्के का एक और नाम क्या होता है, या फिर प्राचीन काल में सिक्के को आहत सिक्के भी कहते थे, और इसी को साहित्य में अपन क्या कहा, तो साहित्य में इसे कहा जाता है काशापर्ण। ठीक है ना। फिर है अपना सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ठीक है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उससे संगीत प्रिय होने का प्रमाण मिलता है। फिर ये अपना अरिकमेंडू जो पौंडीचेरी में पड़ता है सर। जी जो जिससे रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।